नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम प्राचीन भारत का इतिहास और उसमें मौर्योत्तर भारत, जिसमें शुंग और कुषाण वंश बड़े महत्वपूर्ण हैं, उसमें से हम शुंग वंश के विषय में अध्ययन करेंगे। मौर्य साम्राज्य के पतन के साथ ही मगध साम्राज्य के इतिहास के प्रथम चरण का पटाक्षेप हो गया। इसके बाद की लगभग 5 शताब्दियों तक भारतीय इतिहास में राजनीतिक अस्थिरता एवं विदेशी जातियों के आक्रमणों का सिलसिला चलता रहा। राजनीतिक अस्थिरता के इस युग का अंत गुप्त साम्राज्य की स्थापना के साथ हुआ। इन 5 शताब्दियों के लंबे अंतराल के दौरान जहां अनेक क्षेत्रीय शक्तियों का उदय व अंत हुआ, वहीं दूसरी ओर भारत में आक्रमणकारियों के रूप में शकों, पेलवों, कुषाणों व यूनानियों का प्रवेश हुआ और ये जातियां अपने अपने राज्य स्थापित करने में सफल हुई। तदुपरांत सने सने ये सब भारतीय समाज में आत्मसात होती चली गई। शुंग वंश। मौर्यों के पतन के पश्चात मगध की सत्ता शुंगों के हाथों में आ गई। शुंग राज्य का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। 184 ईसा पूर्व में एक सैनिक निरीक्षण के दौरान उसने अंतिम मौर्य शासक बृहदर्थ की हत्या करके मौर्य वंश के शासन को समाप्त कर दिया। साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोतों से शुंगों के इतिहास की जानकारी मिलती है। साहित्यिक स्रोतों में प्रमुख है पतंजलि का महाभाष्य, पुराण, कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, बाण भट्ट का हर्षचरित्र, जैन लेखक मेरुतुंग की थेरावली, बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान एवं तारानाथ लिखित बौद्ध धर्म का इतिहास इत्यादि। अभिलेखीय साक्ष्यों में खारवेल के हाथीगुम्बा अभिलेख एवं धनदेव के अयोध्या अभिलेख प्रमुख है। बरहुत तथा सांची के स्तूपों से इस समय की कलात्मक प्रगति के विषय में जानकारी मिलती है। शुंग कौन थे? अधिकतर इतिहासकारों की धारणा है कि शुंग ब्राह्मण थे। पतंजलि महाभाष्य, पाणिनि की अष्टाध्यायी, गार्गी संहिता, पुराण ग्रंथ, बाण भट्ट का हर्षचरित्र सभी निर्विवाद रूप से स्वीकारते हैं कि शुंग ब्राह्मण थे। तथापि शुंगों के गोत्र को लेकर मतभेद है। तिब्बती आचार्य तारानाथ की भी यही धारणा है कि शुंग ब्राह्मण थे। पुष्यमित्र शुंग 184 से 151 ईसा पूर्व। प्राचीन भारतीय शासकों में पुष्यमित्र शुंग अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसने उत्तर मौर्यकालीन शासकों के समय में गिरती हुई राजसत्ता के गौरव को पुनः स्थापित करने में का प्रयास किया। अपनी सेना और बुद्धि के बल पर उसने पुनः राजनीतिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया तथा यवन आक्रमणकारियों को आगे बढ़ने से रोका। पुष्यमित्र के आरंभिक जीवन के विषय में बहुत अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। पुष्यमित्र शुंग ने रक्त से अपना राज्य आरंभ किया और रक्त से ही उसे कायम रखा। पुष्यमित्र का अपनी सेना के से अंत तक संबंध बना रहा। संभवतः यही कारण है कि उसने अपने लिए सम्राट की उपाधि धारण करके सेनापति की उपाधि का ही प्रयोग किया। तत्कालीन सभी साक्ष्यों में उसके लिए सेनानी का ही प्रयोग किया गया है, जबकि उसके पुत्र और उत्तराधिकारी अग्निमित्र के लिए राजा की उपाधि का ही प्रयोग किया गया है। विद्रभ विजय। पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल की पहली घटना थी विद्रभ के साथ उसका युद्ध। उस समय यज्ञसेन विद्रभ का शासक था और वह मौर्यों की राजसभा में के एक मंत्री का संबंधी था। इस युद्ध का विस्तृत विवरण नहीं मिलता, केवल मालविकाग्निमित्र नामक नाटक से थोड़ी बहुत जानकारी मिल पाती है। संभवतः अंतिम मौर्य राजा के शासनकाल में अथवा उसकी हत्या के बाद उथल पुथल और अव्यवस्था की डावाडोल स्थिति का लाभ उठाकर यज्ञसेन ने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र ने यज्ञसेन को हराकर विद्रभ को फिर से अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। यूनानियों पर विजय। पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल की दूसरी प्रमुख घटना है यवन आक्रमण। उसके समय में यवनों ने आक्रमण किया। इसकी पुष्टि पतंजलि के महाभाष्य, गार्गी संहिता के यज्ञ पुराण और मालविकाग्निमित्रम से होती है। ऐसा माना जाता है कि यवन लोग साकेत,
पांचाल और मथुरा को रोंदते हुए पाटलिपुत्र तक पहुंच गए थे। हम इस युद्ध के बारे में अधिक नहीं जानते, किंतु साहित्य के आधार पर यह अवश्य जानते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने इस युद्ध के बाद अश्वमेध यज्ञ किया। इसके अलावा मालविकाग्निमित्र नामक नाटक में यह उल्लेख है कि वसुमित्र ने यवनों को सिंधु नदी के तट पर पराजित किया। पुष्यमित्र का साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की तुलना में बहुत छोटा था। पुष्यमित्र का साम्राज्य विद्रभ विजय से मगध की खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः स्थापित हुई। यूनानियों को पराजित कर पुष्यमित्र ने राज्य की सीमा पश्चिम में शालकोट तक बढ़ा ली। साकेत से यूनानियों को भगा देने से मध्य प्रदेश में उसके राज्य को स्थायित्व मिल गया। विद्रभ विजय से उसका राज्य दक्षिण में नर्मदा तक फैल गया। इस प्रकार इसका साम्राज्य हिमालय से नर्मदा तथा सिंधु से पूर्व में समुद्र तक विस्तृत हो गया। पुष्यमित्र व बौद्ध धर्म। तिब्बत के इतिहासकार तारानाथ के अनुसार पुष्यमित्र बौद्ध धर्म का विरोधी एवं वैदिक धर्म का महान समर्थक था। अश्वमेध यज्ञ करके उसने प्राचीन परंपरा को पुनर्जीवित किया। रोमिला थापर के मत में वे बौद्ध धर्म के विरुद्ध नहीं था। पुष्यमित्र के उत्तराधिकारी। 151 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु के साथ ही शुंगों की भी सत्ता समाप्त हो गई। पुष्यमित्र ने 36 वर्षों तक शासन किया और उसके बाद उसका पुत्र अग्निमित्र लगभग 148 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा। अग्निमित्र अपने पिता के शासनकाल में विदिशा का शासक रहा था, इसलिए उसे शासन का अनुभव था। उसने लगभग 8 वर्ष तक राज्य किया। अग्निमित्र के बाद जेठ मित्र यानी कि ज्येष्ठ मित्र राजगद्दी पर बैठा और उसके बाद अग्निमित्र का पुत्र वसुमित्र राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। पुराणों में शुंग वंश के 10 राजाओं का उल्लेख है। बाद वाले राजाओं में एक भागवत नाम का राजा हुआ, जिसकी राज्यसभा में एंटीआलकिड्स का राजदूत हेलियोडोरस रहा। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति को मारकर उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव ने कर्णव वंश की स्थापना 73 ईसा पूर्व में की थी। शुंग काल का इतिहास में महत्व। हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार शुंग वंश का इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। यूनानी आक्रमणों से देश की स्वतंत्रता की रक्षा करने का श्रेय शुंग शासकों को ही है। यूनानियों को सिंधु नदी तक धकेलकर उनको ऐसा सबक सिखाया जैसा चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को सिखाया था। इसके बाद माफ कीजिएगा, शुंग काल का इतिहास में महत्व। हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार शुंग वंश का इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। यूनानी आक्रमणों से देश की स्वतंत्रता की रक्षा करने का श्रेय शुंग शासकों को ही है। यूनानियों ने को सिंधु नदी तक धकेलकर उनको ऐसा सबक सिखाया जैसा चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को सिखाया था। इसके बाद यूनानी कभी सिंधु नदी को पार करने का साहस नहीं कर सके। शुंग काल में संस्कृत भाषा और वैदिक धर्म का पुनरुत्थान हुआ। अश्वमेध यज्ञ जैसी पुरानी रीतियाँ पुनर्जीवित हो उठी। विंसेंट स्मिथ के अनुसार पुष्यमित्र के स्मरणीय अश्वमेध यज्ञ से उस ब्राह्मण प्रक्रिया का आरंभ होता है जो समुद्रगुप्त तथा उसके उत्तराधिकारियों के काल में 5 सदी ईस्वी के बाद पूर्ण उन्नत हो गई। इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि शुंग सम्राट यूनानी आक्रमणकारियों से देश की रक्षा नहीं करते तो सारे उत्तरी भारत पर पराधीनता के बादल छा जाते। शुंग वंश का महत्व यही तक सीमित नहीं है। साहित्य के वैदिक धर्म के पुनरुत्थान के साथ साथ कला में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उस काल में यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने बेस नगर यानी मध्य प्रदेश में एक गरुड़ स्तंभ बनाया, जिससे पता चलता है कि उसने भागवत धर्म स्वीकार कर लिया था।
शुंग काल के अन्य महत्वपूर्ण स्मारकों में पूना के पास भाजा विहार तथा उसी के पास चट्टानों को काटकर बनाए स्तूपों तथा चैत्य, अजंता का चैत्य, अमरावती का स्तूप तथा नासिक का चैत्य बहुत प्रसिद्ध है। इस प्रकार हमने शुंग वंश के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। धन्यवाद।